आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 18 जुलाई 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, रूस ने लगाया बड़ा इल्जाम, कहा यूक्रेन कर रहा है केमिकल डिजास्टर की साजिश। सीरिया के सुवैदा में ड्रूज और बद्दू कबीलों में फिर से जंग हुई तेज, इसराइल ने मौका पाकर दखल बढ़ाया। इसराइल ने सीरिया के पमायरा होम्स हाईवे पर किया हमला, बद्दू लड़ाकों का काफिला था निशाना। सुवैदा का हॉस्पिटल बना कत्लगाह, सीरियाई हुकूमत का इल्जाम, हथियारबंद गिरोहों ने की पर वारदात। हमास का नया वीडियो आया सामने, इस्राएली फौजियों को गिरफ्तार करने और मारे जाने के सीन किए जारी, कहा जंग जारी रहेगी। और गजा में तेजी से फैल रही भुखमरी, कैथरेटर लटकाए खाने की कतारों में खड़े दिखे मरीज। चलिए करते हैं शो की शुरुआत। आज 18 जुलाई को रूस ने यूक्रेन के दनिप्रोपेट्रोव्स्क के वेस्टर्न हिस्से पर हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग जख्मी हुए। इस इलाके के गवर्नर के मुताबिक हमले से हुए धमाके के बाद आग लग गई और कई सरकारी इमारतें, घर, एक स्कूल, एक दुकान और कई गाड़ियां तबाह हो गई। अफसरों का कहना है कि रूस का ये नया हमला आम लोगों को निशाना बनाकर दबाव बनाने की कोशिश लगती है। रूस यूक्रेन से जुड़ी एक दूसरी और अहम खबर है। रूस ने एक बड़ा इल्जाम लगाया है कि यूक्रेन केमिकल डिजास्टर की साजिश रच रहा है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि यूक्रेन जानबूझकर अमोनिया पाइपलाइन के पास मिलिट्री तैनात करके एक बड़ा केमिकल हादसा करवाना चाहता है और फिर वो इसका इल्जाम रूस पर डाल देगा। रूसी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन ट्रूप्स के कमांडर मेजर जनरल अलेक्सी रतिश्वेव ने ये कहा कि यूक्रेन इंटरनेशनल केमिकल वेपन्स ट्रीटी की खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ा रहा है। रूस का दावा है कि ये हरकतें फ्रंटलाइन के पास इकोलॉजिकल तबाही मचाने के लिए की जा रही हैं, ताकि दुनिया की नज़र में रूस को गुनाहगार ठहराया जा सके। बात सीरिया की, क्योंकि सीरिया इस वक्त सबसे हॉट इश्यू है। सीरिया में ड्रूज और बद्दू कबीलों के बीच फिर से लड़ाई छिड़ गई है और इसराइल को ड्रूज की हिफाजत के बहाने अपने हमले फिर से बढ़ाने का मौका मिल गया है। सीरिया फिर से खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। ये और बात है, ड्रूज कम्युनिटी बहुत छोटी है, खाना जंगी बहुत बड़े लेवल पर नहीं हो सकती, लेकिन हालात तो ख़राब हैं। शाम यानी कि सीरिया के शहर सुवैदा में ड्रूज और बद्दू कबीलाई अफवाज के दरमियान जंग और ज़्यादा तेज़ हो गई है। लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब ड्रूज कम्युनिटी के हथियारबंद ग्रुप्स ने कुछ इलाकों से बद्दू खानदानों को जबरन निकाल दिया। ये ग्रुप्स हिकमत अल हजरी से जुड़े हुए हैं। बुध को जब सीरिया की फौज ने इलाके से पीछे हटने का फैसला किया था, तब एक लोकल डील के बाद कुछ देर के लिए फिजा में सुकून आ गया था। लोगों ने आराम की सांस ली थी, चलो जंग रुक गई। लेकिन सीज फायर टूट गया। यह खामोशी ज्यादा देर नहीं रही। जुमेरात की रात बद्दू कबीलों ने सीरिया के मुख्तलिफ अरब कबीलों के 100 से ज्यादा लड़ाकों के साथ मिलकर पलटवार किया और अपने कुछ गांवों पर दोबारा कब्जा कर लिया। इसके बाद वो सीधा सुवैदा के वेस्ट गेट की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान ड्रूज ग्रुप्स पीछे हटकर शहर के अंदर अपनी डिफेंस लाइन सेट करने लगे, लेकिन फायरिंग और छोटी झड़पें आज जुमे के रोज भी वेस्ट फ्रंट पर जारी हैं। बिल्कुल जंग जैसा माहौल है। इस सारे झगड़े में शाम की हुकूमत, सीरिया की हुकूमत ने अब तक सीधा दखल नहीं दिया है, लेकिन अब भी मेन रास्तों पर हुकूमती कब्जा कायम है, जो शहर को दूसरे इलाकों से जोड़ते हैं। बढ़ते आगे, गजा के बाद इस वक्त सीरिया का मामला सबसे ज्यादा अटेंशन खींच रहा है। अल जजीरा की खबर के मुताबिक सीरिया के सुवैदा इलाके में ड्रूज और बद्दू कबीलों के दरमियान फिर से लड़ाई तेज हो गई है। जंगबंदी का समझौता नाकाम हो चुका है। आज जुमे को सरकारी फौज की यानी अलशरा की फौज की तैनाती की खबरें फैलीं, लेकिन सीरिया के वजारत दाखिला के तर्जुमान नूरुद्दीन अल बाबा ने कहा कि सरकार की तरफ से अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है, कोई फौज तैनात नहीं हुई है और जो रिपोर्ट्स चल रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं, बेबुनियाद हैं। तर्जुमान ने कहा कि सरकारी फौज मामूल के मुताबिक तैयार है और अब तक सुवैदा में उनकी कोई नई तैनाती नहीं हुई है। उसके पीछे एक डर है, अगर ये तैनाती हुई तो इसराइल हमला कर देगा। इसराइल पहले ही सीरियाई हुकूमत को साउथ से हटने की धमकी दे चुका है और अब इसराइली फौज ने आज जुमे को पमायरा होम्स हाईवे पर हमला किया। पमायरा होम्स आपको पता है 2 अहम इलाके सीरिया के। इसमें एक काफिला निशाना बना जो बद्दू लड़ाकों को सुवैदा की तरफ ले जा रहा था। यानी ड्रूज चाहे जो भी करें, कितने ही झगड़ों को अंजाम दें, लेकिन इसराइल उनकी हिफाजत करेगा, जैसे अमेरिका इसराइल की हर हरकत के बावजूद उसकी हिफाजत करता है। सीरिया से एक बड़ी खबर है, सुवैदा हॉस्पिटल कत्लगाह बन गया है। सीरियाई हुकूमत का इल्ज़ाम है कि हथियारबंद गिरोहों ने यहाँ पर एक बर्बर वारदात अंजाम दी।
सीरियाई हुकूमत ने यह दावा किया है कि सुवैदा के नेशनल हॉस्पिटल में एक बड़ी कत्लेआम की वारदात हुई है। सीरिया की हुकूमत का यह कहना है कि इस जंगज़दा इलाके से जब मुसल्लह गिरोह यानी कि हथियारबंद गिरोह पीछे हटे तो हॉस्पिटल के अंदर दर्जनों लाशें मिली, दर्जनों। सेहत की वजारत के मुताबिक मरने वालों में आम शहरी और सिक्योरिटी फोर्स के अफराद शामिल हैं, यानी अलशरा की फोर्स के लोग। ये हॉस्पिटल कई दिनों तक इन गैर कानूनी गिरोहों के कब्जे में रहा। इन गिरोहों का इशारा ड्रूज कम्युनिटी जो है उसके मिलिटेंट्स की तरफ बताया जा रहा है, जिससे इसराइल की हिमायत हासिल है। हुकूमत ने यह भी कहा कि उनके डॉक्टर्स और राहत टीमें हॉस्पिटल में तभी दाखिल हो सकें जब लड़ाके पीछे हटे। सीरियाई कानून एक्सपर्ट मनहल अलू ने यह कहा है, इस वाक़े को कौमी नस्लकुशी बताया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी मारकाट जो सिर्फ पहचान की बुनियाद पर की गई, नस्ल की या मजहब की, और इसका जिम्मेदार उन्होंने बताया है ड्रूज के मजहबी रहनुमा हिकमत अल हिजरी के वफादार मिलीशिया को। इसके अलावा वजारत का कहना है कि इसराइली हवाई हमलों की वजह से शहर में मेडिकल मदद पहुंचने में भी रुकावट आई है, क्योंकि इसराइल ने सुवैदा तक आने वाली सड़कों पर भी बमबारी की है। अब बात गजा की। हमास की फौजी शाख यानी कि मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड्स ने इसराइली फौजियों को लेकर एक और नया वीडियो जारी किया है, जिसका टाइटल ही सब कुछ कहता है। इसमें लिखा है, गजा में नाजी बनकर मरने से बेहतर है हमारा कैदी बन जाना, यानी मरो मत, इसराइल के लिए लड़ो मत, हमारे कैदी बन जाओ तो जिंदा रहोगे। इस वीडियो में मारे गए और गिरफ्तार इसराइली फौजियों के सीन साफ दिखाए गए हैं। वो जो जंग लड़ रहे थे मारे गए, जिन्हें सरेंडर कर दिया उन्हें कैद में दिखाया जिंदा, कुछ को तो हिरासत में सौंपते हुए दिखाया गया है। वीडियो में इसराइली फौज को सीधी धमकी दी गई है कि अगर गजा पर हमला इसराइल का जारी रहा तो अंजाम बहुत भारी होगा। इसराइल के लगातार हमलों के बीच फ़लस्तीनी मज़ाहमत तंजीमें अब भी डटी हुई हैं। जाहिर सी बात है, तभी ये जंग चल रही है। कई इलाकों में आमने सामने की लड़ाई तक हो रही है और इसराइली टैंकों और दस्तों के खिलाफ जाल बिछाकर हमले किए जा रहे हैं। और पिछले जून महीने से इन हमलों में तेजी आई है। कई इसराइली फौजी मारे गए हैं, 6-6, 7-7 एक साथ। गजा की रेस से हमास का ये पैगाम साफ है कि अभी तक न जंग रुकी है, न जवाब ये जारी रहेगा। अब कुछ खबरें स्क्रीन से लिए लेते हैं। जंग के अलावा गजा के हालात क्या हैं, ज़मीनी हालात क्या हैं, लोग कैसे रह रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो तस्वीर है आप देख रहे हैं, एक बीमार शख्स की है और इसके हाथ में उसका यूरिन बैग है, कैथेटर लगता है ना पेशाब की नली में, वो है। और ये इतना बीमार होने के बाद, इतनी तकलीफ़ से गुजरने के बाद लगा हुआ है खाने की कतार में, जहाँ राशन बट रहा है, ताकि इसे इसके बच्चों को कुछ खाना मिल सके, ये ज़िंदा रह सके। ये भुखमरी का आलम है सर। और ऐसा नहीं है कि अस्पताल से निकलते ही कोई एड सेंटर पड़ गया हो। कई कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर वो राहत का मरकज़, वो एड सेंटर मिलता है जहाँ पर कुछ मिल रहा होता है। कभी कभी मौत भी मिल जाती है, गोली भी चल जाती है। तो a man in Gaza was seen standing in line for food while carrying a urinary catheter, highlighting the severe humanitarian conditions under the ongoing Israeli siege. इसराइल की नाकेबंदी या इसराइल की बाड़ेबंदी के बीच ये है गजा की हालत, जो इस तस्वीर में दिख रही है कि उसके कैथेटर लगा है, वो बीमार है, शदीद दर्द सह रहा है, लेकिन वो खाने की लाइन में लगा है ताकि ज़िंदा रह सके, अपनी फैमिली को ज़िंदा रख सके। उसके चेहरे से सब बयां हो रहा है। जो हमें आपको मिला है उसके लिए हमें हर सांस पर शुक्र अदा करना चाहिए। बताओ तुम उसकी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, ठुकराओगे। अगला ट्वीट मैं एक स्क्रीनशॉट दिए देता हूँ। एक बाप है, ये भी मजलूम है गजा का, छोटा बच्चा उसके हाथ में है, कुछ महीने का है, उसका चेहरा ब्लर कर रहा है। ये बाप, इसका नाम है ममदो, 6 बच्चों के बाप है। दे हैव नो फूड और एनीथिंग टू ईट फॉर डेज। कई दिनों से इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, एक दिन का भी नहीं। ही अर्जेंटली वांट चाइल्ड फार्मूला फॉर हिज 5 month old सन। ये इसका 5 महीने का बेटा है, जिसके लिए इसे पूरी तरीके से बहुत इमीडिएट तौर पर चाइल्ड फार्मूला चाहिए, बच्चों का दूध चाहिए। अब इससे तो खिचड़ी विचड़ी जो भी वहाँ एड सेंटर पर बन के मिल रहा होगा या सामान बड़ों के लिए, वो नहीं खिला सकते बच्चों को, तो बच्चों का दूध चाहिए, उनके और जो बाकी मटेरियल होते हैं वो चाहिए, नहीं मिल रहा है। इनका मोबाइल नंबर भी दिया गया है कि इस नंबर पर हेल्प करें। अगर आप में से किसी को हेल्प करनी हो, बिल्कुल अगर जायज़ तरीका हो तो कर दीजिएगा।
मोतसिम अल-दल्लोल जो हैं वो गज़ा के एक रिपोर्टर हैं और बिल्कुल जेन्युइन हैं। इन्होंने अपनी फैमिली को खोया है, मैं जानता हूँ, इनको पढ़ता रहता हूँ। खैर, मदद ऐसे होती है कि मैं कोई ज़रिया नहीं बनूंगा, आपको करना है इनसे बात कर लें सीधे। 3 Hamas officials killed in Gaza strike earlier this week, IDF and Shin Bet से। IDF का अलग दावे चल रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है कि 3 हमास के ऑफिशियल्स को, गज़ा में काम करने वाले बड़े ऑफिशियल्स को IDF ने मार डाला है इस हफ्ते की शुरुआत में, और ये IDF और शिन बेट ने एक मुश्तरका बयान में कहा है। इन ऑफिशियल्स में जान लीजिए, एक बरहोम शाहीन थे जो हेड ऑफ द जनरल सिक्योरिटी थे गज़ा के और वेस्टर्न गज़ा के। हाशिम सारसोर थे जो कि हेड ऑफ हमास थे एमरजेंसी कमेटी इन ईस्टर्न गज़ा। इनके पास ईस्टर्न गज़ा की एमरजेंसी कमेटी का ज़िम्मा था। और इनके अलावा थे फराज अल-ओल, ये हेड थे हमास की लीगल ब्यूरो और मेंबर थे ये ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के, मतलब जितने भी कानून से पछड़े जुड़े हुए होते थे ये उसे देखते थे। IDF और शिन बेट ने इन्हें मारने का दावा किया। अल-मायदीन की खबर है, हमें सूडान की खबर को भी देखना चाहिए। सूडान में बच्चों के अंदर एक नई बीमारी पनप पड़ी है। बच्चे बहुत ज़्यादा बीमारियों से जूझ रहे हैं और ये जानलेवा बीमारियां हैं। वहाँ खाना जंगी है, पूरी तरीके से सिस्टम तबाह हो चुका है, और उसके बावजूद अब बीमारियां जो फैल रही हैं, भूख से भी, गंदगी से भी, बारूद से भी, हर तरह से जो बीमारियां फैल रही हैं, उसने हेल्थ केयर सेक्टर को तो चरमरा कर रख दिया है। बच्चों की ज़िंदगी पर और ज़्यादा ख़तरा बढ़ गया है। इसके अलावा एक आखिरी खबर लिए लेते हैं। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल थी जिसका पूरा फोकस था रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी, यानी समंदर के अंदर इलाकाई सलामती को तय करना। उसके तहत, उस नज़रिए के तहत अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल की थी। समंदर में इसका काम ज़्यादा था। अब ये ड्रिल जो है वो पूरी हो चुकी है। कई दिन ये ड्रिल चली थी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।